हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन का पार्ट 3 करेंगे। इसमें जो टॉपिक मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ वो है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है और इसके कौन कौन से मेथड होते हैं परचेज कंसिडरेशन के कंप्यूट करने के, तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना ज़रूरी है कि परचेज कंसिडरेशन होता क्या है। जब दो कंपनीज़ का अमलगमेशन होता है तो उस केस में एक कंपनी ट्रांसफरर कंपनी होती है और दूसरी कंपनी ट्रांसफरेरी कंपनी होती है। तो अगर हम परचेज कंसिडरेशन की बात करें, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, परचेज कंसिडरेशन फॉर अमलगमेशन मीन्स द एग्रीगेट ऑफ शेयर एंड अदर सिक्योरिटीज issued and the payment made in the form of cash or other asset by the transferee company to the shareholder of transferor company। तो अमलगमेशन में दो कंपनीज होती हैं। तो इस डेफिनेशन से क्या क्लियर हो रहा है, एक कंपनी है ट्रांसफरर कंपनी जिसका ट्रांसफ़र हो रहा है, दूसरी कंपनी है ट्रांसफरेरी कंपनी जिसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अगर एक कंपनी ट्रांसफरर कंपनी है, बी कंपनी ट्रांसफरेरी कंपनी है, तो इसकी सारी एसेट सारी लायबिलिटी ट्रांसफरेरी कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ट्रांसफरेरी कंपनी जो ट्रांसफर कंपनी है इसके शेयर होल्डर को पे करता है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहेंगे। तो जो वो पेमेंट की जाती है ट्रांसफरेरी कंपनी के थ्रू, तो उसी को हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो जो भी है शेयर की फॉर्म में हो सकता है, सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में हो सकता है, और अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट होता है तो वो कैश की फॉर्म में पे कर दिया जाता है। तो ये जो सारी की सारी अमाउंट होती है जो भी ट्रांसफररी कंपनी के थ्रू ट्रांसफरर कंपनी को पे की जाती है, तो उसे हम परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। परचेज कंसिडरेशन बेसिकली क्या है, यहाँ से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर एक कंपनी ट्रांसफरर कंपनी है, ये ट्रांसफरर कंपनी है, यहाँ पर ट्रांसफरेरी कंपनी है। ट्रांसफर कंपनी अपनी एसेट अपनी लायबिलिटी को ट्रांसफरेरी कंपनी को ट्रांसफ़र कर रही है, और इसके बदले में जो ट्रांसफरेरी कंपनी है वो परचेज कंसिडरेशन दे रही है ट्रांसफरर कंपनी को। परचेज कंसिडरेशन शेयर और कैश की फॉर्म में होता है। तो जो परचेज कंसिडरेशन ट्रांसफरेरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को देती है, ठीक है, सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में देती है, कैश की फॉर्म में देती है, तो वही परचेज कंसिडरेशन है। प्रॉपरली कंप्यूट किया जाता है और इसके कंप्यूट करने के लिए भी अलग अलग मेथड है। मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन बेसिकली 4 तरह के मेथड होते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है लम्प सम पेमेंट मेथड, सेकंड वन इज नेट पेमेंट मेथड, थर्ड इज नेट एसेट मेथड एंड द फोर्थ वन इज इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो चारों में से ही किसी भी मेथड का यूज़ करते हुए परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट को कंप्यूट किया जा सकता है। ये जो चारों मेथड होते हैं वो अलग अलग सिचुएशन में एप्लीकेबल होते हैं। किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, कौन सा मेथड कहाँ पर सूटेबल होगा, तो डिपेंड करता है कि क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, किस तरह का जो है पूरा जो रिकॉर्ड है आपको गिवन है, तो उसके बेस पर आप परचेज कंसिडरेशन के लिए मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन ये सारे मेथड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट मेथड है, दैट इज़ लम्प सम पेमेंट मेथड। तो लम्प सम पेमेंट मेथड से क्या क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो पेमेंट है वो लम्प सम की जाती है। ट्रांसफरेरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी को लम्प सम पे कर देती है, एक ही साथ इकट्ठा पैसा पे कर देती है। In case of this method, there is no calculation regarding the amount paid by the ट्रांसफरेरी कंपनी टू द ट्रांसफरर कंपनी। किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं होती है। द होल अमाउंट पेड बाय द ट्रांसफरेरी कंपनी इज कंसिडर्ड एज परचेज कंसिडरेशन। तो जितनी टोटल अमाउंट एक ट्रांसफरेरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी को पे करेगी दैट इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन। सपोज अगर एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर किया एंड एग्रीड टू पे ₹45 लाख, और वो क्या कह रहा है कि 45 लाख रुपीज़ में पे करूँगा। तो जो ये एग्रीड अमाउंट है जो उसे पे करनी है दैट इज़ परचेज कंसिडरेशन। तो इसे हम परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। तो लम्प सम मेथड में कुछ ऐसा इंस्टॉलमेंट में पे नहीं किया जाता, एक ही साथ सारी जो अमाउंट है वो पे कर दी जाती है। तो ये फर्स्ट मेथड है जिसके अंदर जो परचेज कंसिडरेशन है वो लम्प सम फॉर्म में दिया जाता है। अब हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं, दैट इज़ नेट पेमेंट मेथड। तो नेट पेमेंट मेथड क्या होता है,
मेथड में किस तरह से परचेज कंसिडरेशन को कंप्यूट किया जाता है, आइए अब हम समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो नेट पेमेंट मेथड में होता क्या है। अंडर नेट पेमेंट मेथड द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज द सम टोटल ऑफ द वेरियस पेमेंट बीइंग मेड बाय द परचेजिंग कंपनी अगेंस्ट द वेरियस एसेट एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर, कि जो भी एसेट लाइबिलिटी वगैरह टेक ओवर करी हैं तो उनके बदले में जो भी पेमेंट की जाती है तो वो पेमेंट जो होती है वो नेट पेमेंट होती है। नेट पेमेंट किस फॉर्म में की जा सकती है? इट मे बी बाय इशूइंग इक्विटी शेयर, बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर, बाय इशूइंग डिबेंचर और बाय पेमेंट ऑफ कैश। तो किसी भी तरह से हो सकता है। या तो ट्रांसफरेरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी को परचेज कंसिडरेशन के बदले में इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, या प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, या डिबेंचर इशू कर सकती है, और या फिर अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट होता है दैट इज़ पेड इन फॉर्म ऑफ कैश, वो कैश की फॉर्म में पे कर दिया जाता है। तो इस तरह से नेट पेमेंट को कंप्यूट करते हैं। तो नेट पेमेंट मेथड में जो नेट पेमेंट कैलकुलेट की जाती है तो टोटल कैश, ठीक है, प्लस जितना हमने शेयर पे किया, वैल्यू ऑफ शेयर, जितना डिबेंचर की फॉर्म में पे किया, और अगर कोई अदर एसेट होती है, किसी और एसेट की फॉर्म में अगर पेमेंट हो रही है तो इन सब का जो टोटल होगा दैट इज़ टोटल नेट पेमेंट। तो इसमें क्या होता है, सेलिंग कंपनी और परचेजिंग कंपनी में आपस में एक एग्रीमेंट हो जाता है जिसमें ये अमाउंट डिफाइन कर दी जाती है, स्पेसिफाई कर दी जाती है कि सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर को कितनी अमाउंट पेएबल है एंड किस फॉर्म में पेएबल है, लाइक कैश की फॉर्म में है, शेयर्स की फॉर्म में है, डिबेंचर्स की फॉर्म में हो सकता है। और ये शेयर डिबेंचर वगैरह परचेजिंग कंपनी के होते हैं, मीन्स ट्रांसफरेरी कंपनी के होते हैं। तो ये अमाउंट पेएबल को डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, अंडर नेट पेमेंट मेथड परचेज कंसिडरेशन इज द टोटल ऑफ शेयर, डिबेंचर एंड कैश which are to be paid for claims of equity and preference shareholder of the transferor company। तो यहाँ जो बात हो रही है तो पेमेंट की सिर्फ किस किस की बात हो रही है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। मीन्स अगर ट्रांसफररी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी की लाइबिलिटीज़ को पे करती है, डिबेंचर होल्डर्स को पे करती है, क्रेडिटर्स को पे करती है, तो उसे परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओनली दैट पेमेंट विच इज़ मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दैट विल बी इंक्लूडेड इन द परचेज कंसिडरेशन। तो ये नेट पेमेंट मेथड है जिसमें जो भी अमाउंट ट्रांसफरेरी कंपनी के थ्रू ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को दी जा रही है, वो जो अमाउंट है, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हैं चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उनको दे रहे हैं। और उनको ये पेमेंट कैसे हो सकती है, कैश की फॉर्म में हो सकती है, इक्विटी शेयर की फॉर्म में हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर की फॉर्म में हो सकती है, और ये डिबेंचर की फॉर्म में भी हो सकती है। तो दिस इज़ नेट पेमेंट मेथड। अब परचेज कंसिडरेशन, अगर हम नेट पेमेंट मेथड की बात करें तो वहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, हम किस तरह से कंप्यूट करती हैं। तो नेट पेमेंट कैसे होगी, अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर, जितना हमने इक्विटी शेयर इशू करे हैं, नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करे हैं, उनका इशू प्राइस क्या है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम लेते हैं। लाइक अगर 1000 शेयर इशू करे हैं, 10 रुपये का एक है, दैट मीन्स जो अमाउंट पे की गई है वो 10,000 रुपीज़ की है। फिर है अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया गया है तो अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होगा, वो भी ऐसे ही नंबर ऑफ शेयर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उनके इशू प्राइस के साथ। अगर हम डिबेंचर की बात करें तो अमाउंट ऑफ डिबेंचर में होगा नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू उनका इशूड प्राइस। इसके बाद हम बात करते हैं कैश पेड फॉर डिसेंटिंग शेयर होल्डर और फ्रैक्शनल शेयर, कि अगर कोई फ्रैक्शनल शेयर रह जाता है तो जो अमाउंट शेयर की फॉर्म में देना पॉसिबल नहीं होगा, फिर वो कैश की फॉर्म में दी जाती हैं। जैसे अगर एक्स कंपनी और वाई कंपनी है, एक्स का एक शेयर 5 रुपीज़ का है और वाई का एक शेयर 10 रुपये का है। अगर एक्स के किसी पर्सन के पास 25 शेयर है तो मीन्स उसके पास कितने अमाउंट के शेयर हुए, 125 के हुए, और इसका शेयर तो 10 का है, तो ये इसके बदले में पेमेंट करेगा। तो 125 के बदले में अगर ये अपने शेयर देना चाहता है तो 1.25 होंगे। 1.25 शेयर देना तो पॉसिबल नहीं है, तो 1 रुपये तो उसको शेयर की फॉर्म में दे दिया जाएगा, एक उसको शेयर दिया जाएगा, और बाकी जो 25 पैसा बच जाएगा उसका, तो वो पेमेंट कैश में की जाएगी, विच कैन नॉट बी कन्वर्टेबल इनटू शेयर। मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट रह जाता है जिसको
शेयर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, दैट इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ कैश। जो पेमेंट होती है वो कैश के थ्रू होती है। तो इस तरह से इन सब का जो सम टोटल होगा तो वो परचेज कंसिडरेशन होता है। तो ये है नेट पेमेंट मेथड। इसमें हमने ये समझा कि जो भी पेमेंट ट्रांसफरेरी कंपनी के थ्रू ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को की जाती है, इक्विटी या प्रेफरेंस, तो उन सब का जो टोटल होगा तो वो जो है उसे हम नेट पेमेंट बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो ये वाला परचेज कंसिडरेशन है। अगर हम नेट पेमेंट मेथड की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तो जब हम परचेज कंसिडरेशन को कंप्यूट करेंगे तो उस केस में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरेरी कंपनी आर नॉट टू बी कंसिडर्ड। कि जब आप नेट पेमेंट मेथड को ऑप्ट कर रहे हैं तो कितनी एसेट कितनी लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफरेरी कंपनी ने टेक ओवर किया है तो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। एनी पेमेंट वेदर इन कैश और शेयर मेड बाय द ट्रांसफरेरी कंपनी फॉर शेयर होल्डर मस्ट बी कंसिडर्ड। ठीक है, कोई भी पेमेंट अगर शेयर होल्डर को की गई है, चाहे वो कैश की फॉर्म में है चाहे वो शेयर की फॉर्म में है, तो उसको कंसिडर करेंगे। इफ क्रेडिटर्स एंड डेटर्स आर टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरेरी कंपनी टू डिस्चार्ज सब्सिक्वेंटली सच अमाउंट शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन परचेज कंसिडरेशन। तो इसको भी हम परचेज कंसिडरेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। If the liquidation expenses of the transferor company are to be borne by the transferee company, तो ये जो खर्चे हैं तो इनको भी हम परचेज कंसिडरेशन में ऐड नहीं करेंगे। Any payment made by the transferee company to some other party on behalf of the transferor company are to be ignored। ठीक है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। When liabilities are taken over by the transferee company, they are neither added और डिडक्टेड टू द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कि ना तो हम इसको जो लाइबिलिटी ट्रांसफरेरी कंपनी ने टेक ओवर की है परचेज कंसिडरेशन में, ना तो हम इसको ऐड करेंगे और ना ही हम इसको डिडक्ट करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने होते हैं जब परचेज कंसिडरेशन को कंप्यूट किया जाता है अंडर नेट पेमेंट मेथड। तो दो मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहला लमसम मेथड था, इसके बाद ये सेकेंड मेथड नेट पेमेंट मेथड है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड मेथड की, परचेज कंसिडरेशन को कंप्यूट करने का जो थर्ड मेथड है दैट इज़ नेट एसेट मेथड। तो नेट एसेट मेथड, यहाँ पर नेट एसेट की बात हो रही है। अगर हम नेट एसेट को कंप्यूट करना चाहते हैं, नेट एसेट को नेट वर्थ भी बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज नेट वर्थ। तो नेट वर्थ, नेट एसेट का मतलब हम लोग जानते हैं कि एसेट्स में से अगर हम लाइबिलिटीज़ को डिडक्ट कर देते हैं तो वो नेट वर्थ आ जाती हैं। तो इस मेथड में क्या होगा, परचेज कंसिडरेशन हम कंप्यूट कैसे करेंगे? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एसेट टेकन ओवर एंड लाइबिलिटी अज्यूम्ड। ठीक है, जितनी भी एसेट को टेक ओवर किया है ट्रांसफरेरी कंपनी ने और लाइबिलिटीज़ को लिया है तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेट एसेट या नेट वर्थ होती हैं। तो नेट एसेट नेट वर्थ हम कंप्यूट कैसे कर सकते हैं? एसेट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरेरी कंपनी एट एग्रीड वैल्यू माइनस लाइबिलिटीज अज्यूम्ड बाय द ट्रांसफरेरी कंपनी एट एग्रीड वैल्यू। तो दोनों को ही हमें इनकी एग्रीड वैल्यू पर लेना होता है। एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरेरी कंपनी माइनस एग्रीड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी अज्यूम्ड बाय द ट्रांसफरेरी कंपनी। तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन बेसिकली नेट वर्थ या नेट एसेट के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि परचेज कंसिडरेशन कंप्यूट करने के लिए एसेट की वैल्यू में से लाइबिलिटीज़ को डिडक्ट कर देंगे। जो एग्रीड वैल्यू है जिस पर ट्रांसफरेरी कंपनी उनको टेक ओवर कर रही है, बुक वैल्यू नहीं, जो भी एग्रीड वैल्यू है आपस में डिसाइड हुआ है। जब नेट एसेट मेथड का यूज़ किया जाता है तो उस सिचुएशन में भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। तो वो पॉइंट क्या क्या हैं? तो सबसे पहला है, इफ़ द ट्रांसफरेरी कंपनी agreed to take over all the asset of the transfer company, it would mean inclusive of cash and bank balance। अगर सारी एसेट को टेक ओवर किया है तो इसका मतलब है कि हम कैश और बैंक बैलेंस को इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफाइड लिखा है कि कैश बैंक बैलेंस को इंक्लूड नहीं करना है, फिर उसको इग्नोर किया जाएगा। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ऑल एसेट का मतलब क्या है? द टर्म ऑल एसेट, हावेवर अगर हम ऑल एसेट की बात करते हैं तो कैश बैंक बैलेंस तो इंक्लूड है, लेकिन
इसके अंदर फिक्टिशियस एसेट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो सकता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। तो इन सबको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, फिक्टिशियस एसेट को हमें इग्नोर करके चलना है। और कोई भी स्पेसिफिक एसेट अगर ट्रांसफरेरी कंपनी ने उसको टेक ओवर नहीं किया है, शुड बी इग्नोर्ड वाइल कंप्यूटिंग द परचेज प्राइस। तो यहाँ फॉर्मूला में ही क्लियर हो गया कि सिर्फ उन्हीं एसेट की एग्रीड वैल्यू हम लेते हैं जिनको ट्रांसफरेरी कंपनी ने टेक ओवर किया है। देन इसके अलावा अगर कोई गुडविल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, तो इनको हम एसेट में टेक ओवर करते हैं अगर ओवर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, ठीक है। इनको हमें इंक्लूड करना होता है क्योंकि ये वैल्यूएबल एसेट होती हैं। गुडविल चाहे वो इनटेंजिबल एसेट है लेकिन वो वैल्यूएबल एसेट होती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हम ऐड करते हैं एसेट की वैल्यू को कंप्यूट करते टाइम। देन इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे जो ये नेक्स्ट जो पॉइंट है, द टर्म लायबिलिटी विल ऑलवेज सिग्निफाई ऑल लायबिलिटीज़ टू थर्ड पार्टीज़। जो भी थर्ड पार्टीज़ को हमने देना है तो वो सारी लायबिलिटीज़ इसमें आ जाती हैं। ट्रेड लायबिलिटीज़, अगर हम टर्म लायबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें थर्ड पार्टीज़ की सारी पेमेंट आती हैं। लेकिन अगर ट्रेड लायबिलिटीज़ मेंशन है तो ट्रेड लायबिलिटीज़ में तो सिर्फ हम क्या लेते हैं, परचेज ऑफ गुड्स के लिए जो लायबिलिटी राइज होती है, लाइक ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, तो हम उन्हीं को कंसिडर करते हैं। अगर टर्म लायबिलिटीज़ हैं तो सारी लायबिलिटीज़ लेते हैं, और अगर ट्रेड लायबिलिटीज़ हैं तो ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को लेते हैं। अदर लायबिलिटीज़ जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, टैक्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो ये ट्रेड लायबिलिटीज़ का पार्ट नहीं होता है। ये टर्म लायबिलिटी का तो पार्ट है लेकिन ये ट्रेड लायबिलिटी का पार्ट नहीं है। जैसे एसेट के अंदर हम फिक्टिशियस एसेट को इंक्लूड नहीं करते हैं, ऐसे लायबिलिटीज़ के अंदर भी कुछ ऐसी आइटम होती है जिनको एक्सक्लूड किया जाता है, जैसे एक्यूमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो सकते हैं, लाइक जनरल रिजर्व हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हैं, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड हो सकता है, इंश्योरेंस फंड हो सकता है, कैपिटल रिजर्व हो सकता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड हो सकते हैं। तो इन सबको इंक्लूड नहीं किया जाता है जब लायबिलिटीज़ की वैल्यू को कंप्यूट किया जाता है। अगर टर्म लायबिलिटी लिखा है तो हम सारी लायबिलिटीज़ को कंसिडर करते हैं जो थर्ड पार्टी को पेएबल है, लेकिन अगर सिर्फ ट्रेड लायबिलिटीज़ है उसका मतलब सिर्फ बीपी और ट्रेड क्रेडिटर्स को ही हम इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से हम नेट एसेट मेथड के अंदर जो है शेयर का परचेज कंसिडरेशन ट्रांसफरेरी कंपनी ने जो ट्रांसफरर कंपनी को देना है तो उसकी वैल्यू हम कंप्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड आता है दैट इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, और ये लास्ट मेथड है परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने का। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के अंदर हम परचेज कंसिडरेशन किस तरह से कंप्यूट करते हैं, तो इसके अंदर जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके शेयर की एक इंट्रिंसिक वैल्यू कंप्यूट की जाती है। और इंट्रिंसिक वैल्यू हम कंप्यूट कैसे करते हैं, हम ट्रांसफरर कंपनी के नेट एसेट को कैलकुलेट करते हैं, और इंट्रिंसिक वैल्यू कंप्यूट करने के लिए नेट एसेट को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया जाता है, तो वहाँ से हमारे पास पर शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है। और जब ट्रांसफरर कंपनी के शेयर ट्रांसफरेरी कंपनी के शेयर जब ट्रांसफरर कंपनी को दिए जाते हैं तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू पर ही दिए जाते हैं। लाइक अगर ट्रांसफरर कंपनी लाइक बी लिमिटेड है और ये ए लिमिटेड है, इसके शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, ठीक है, और यहाँ पर जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको कैलकुलेट किया गया। लाइक अगर वैसे तो इसके शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, लेकिन जब हमने इंट्रिंसिक वैल्यू को कंप्यूट किया तो 15 रुपये आ गई, और इसका एक शेयर 1000 का था, तो जो इसको पेमेंट की जाएगी 1000 इंटू 15 के हिसाब से पे किया जाएगा। तो 10 रुपीज़ का कुछ नहीं करेंगे, तो पेमेंट इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पर होगा, ना कि उनकी फेस वैल्यू के बेस पर। तो इस मेथड में होता क्या है, द परचेज कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। Intrinsic value is calculated by dividing the net assets available for equity shareholder और by the number of equity share। तो हम net asset को number of equity से divide करते हैं, तो ये जो value होती है ये ratio of exchange बताता है, ratio of exchange of share between the transferee company and transferor company। ये हमने लास्ट चैप्टर में किया था वैल्यूएशन ऑफ शेयर में, जहाँ पर एक्सचेंज रेशो हमने कंप्यूट किया था। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक्सचेंज रेशो हम दो कंपनीज का निकाल सकते हैं। तो नेट एसेट को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के साथ। तो इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर हम कंप्यूट कैसे करते हैं, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर।
नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट कैसे, मतलब नेट एसेट हम निकालेंगे कैसे? नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट में से हम डिडक्ट कर देते हैं पेएबल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि हमें इक्विटी की अमाउंट को कंप्यूट करना है तो हमें प्रेफरेंस को भी माइनस करना होगा। नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट माइनस पेएबल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी माइनस पेएबल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इन सबको डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल होगा उसे हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम नेट एसेट कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें मैंने आपको बताया है कि परचेज कंसिडरेशन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंगली कंप्यूट किया जाता है। तो ये ट्रांसफ़र कंपनी और ट्रांसफरेरी कंपनी में अमलगमेशन होने का एक कंसिडरेशन होता है जो ट्रांसफरेरी कंपनी को ट्रांसफ़र कंपनी को पे करना होता है। इसको कंप्यूट करने के बेसिकली 4 मेथड हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड हमने किया है लमसम पेमेंट मेथड, जहां पेमेंट साथ के साथ पूरी पेमेंट कर दी जाती है। सेकेंड मेथड हमने किया नेट पेमेंट मेथड, इसमें वो पेमेंट देखते हैं जो सिर्फ ट्रांसफ़र कंपनी के शेयर होल्डर को पे किया जाता है। उसके बाद नेट एसेट मेथड में क्या होता है, एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरेरी कंपनी माइनस एग्रीड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरेरी कंपनी, तो वो नेट एसेट होती है और उस अमाउंट का परचेज कंसिडरेशन पे किया जाता है। और लास्ट मेथड में हम इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू ट्रांसफरर कंपनी की शेयर की होती है, जो हम कंप्यूट करते हैं नेट एसेट को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करके, और जब ट्रांसफरेरी कंपनी में उनको शेयर प्रोवाइड किए जाते हैं तो वो उसी इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पर किए जाते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।